हेलो सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं ऋषभ आप सभी का प्रयास एकेडमी कल्याणपुर कानपुर में स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है वह अधिनियम से संबंधित है। यदि इसके पिछले वीडियो की बात की जाए तो पिछले वीडियो में मैंने चार्टर एक्ट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी से मैंने चर्चा की थी, क्योंकि चार्टर एक्ट जो 1773 चार्टर एक्ट के तहत अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों पर लिखित संविधान बनाना शुरू कर दिया गया था। उसके बाद में 1853 के चार्टर के तहत ये जो ब्रिटिश में संविधान बनाया जाता था, उस ब्रिटिश में बनाए गए संविधान को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के लोगों पर लागू किया जाता था। अब 1858 ईस्वी में जो अंग्रेज़ों द्वारा कानून बनाया जाता था वह ब्रिटिश में ही बनाया जाता था, लेकिन अब ब्रिटिश से डायरेक्ट सीधे भारतीयों पर लागू किया जाने लगा। अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो पहले एक्ट में लागू किया जाता था उसे समाप्त कर दिया जाता है। अब 1858 का अधिनियम आता है और 1858 के अधिनियम से जो संविधान था उस संविधान का जो प्रारूप होता है वह पूरा बदल जाता है। तो किस प्रकार से बदलता है, क्या होते हैं अधिनियम में परिवर्तन, किस प्रकार अधिनियम द्वारा भारतीयों पर शासन चलाया जाता है, उनके बारे में एक महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं। उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि मैंने दर्शा रखा है, 1 नवंबर 1858 में भारत सरकार अधिनियम आया। अर्थात अब ब्रिटिश में जो शासन बनाया जाता था उसको सीधे भारतीयों पर लागू किया जाने लगा। तो इसके तहत क्या क्या परिवर्तन हुआ वो देखते हैं। तो इस अधिनियम के तहत कंपनी का जो शासन चल रहा था, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है और इस कंपनी के शासन को समाप्त करके अब क्राउन द्वारा सीधा शासन भारत की जनता पर लगाया जाता है। अर्थात क्राउन का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो ब्रिटेन में संविधान बनाया जाता था उस ब्रिटेन के संविधान को डायरेक्ट ब्रिटेन के द्वारा भारतीयों की जनता पर लागू किया जाने लगता है। उसके बाद जो एक्ट में कोर्ट ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो संस्था थी, इन दोनों संस्थाओं को समाप्त कर दिया जाता है और इसकी जगह पर भारत का सचिव बनाया जाता है। अर्थात इन दोनों संस्थाओं को समाप्त करके भारत का सचिव का पद बनाया जाता है। उसके बाद भारत के सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय सदन का गठन भी किया जाता है। अर्थात जो भारत का सचिव होता है, भारत के सचिव के लिए 15 सदस्यीय पीठ बनाई जाती है और वो पीठ जो होती है वह भारत सचिव की सहायता के लिए बनाई जाती है। उसके बाद में तथा वायसराय नियुक्त किया जाता है। जो वायसराय रहा वह लॉर्ड कैनिंग बना था। अब सचिव के ऑफिस का जो खर्च होता है, जो भारत का सचिव बनाया जाता है, भारत के सचिव का जो खर्च होता है वह भारतीयों से ही होम चार्जेस के रूप में लिया जाता है। जो कि परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि जो सचिव का पद था उस सचिव के पद में जो व्यय होता है, जो खर्च आता है, उस खर्च को किस आधार पर किससे लिया जाता है, तो भारतीयों से लिया जाता था होम चार्जेस के रूप में। उसके बाद में फिर आता है 1861 का अधिनियम। जो 1861 का अधिनियम आता है इसके तहत फिर कुछ परिवर्तन किया जाता है। वह किया जाता है कि विधानसभा की स्थापना की गई। अर्थात 1861 के अधिनियम के तहत विधानसभा की स्थापना की जाती है और पहली बार भारतीयों को कानून बनाने का अधिकार दे दिया जाता है। क्योंकि आप देख रहे थे कि जो धार्मिक विचारक होते हैं वह लगातार ये जो अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों पर कानून चलाया जाता है उसके विरोध में बहुत से लोग आंदोलन करते हैं। तो वह आंदोलन जो करते हैं उस आंदोलन की वजह से भारतीयों को कानून बनाने का अधिकार दे दिया जाता है। उसके बाद जो वायसराय होता है, वायसराय को विधान परिषद में सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार दे दिया जाता है। अर्थात जो वायसराय भारत में नियुक्त किया जाता है उस वायसराय को ये अधिकार दे दिया जाता है कि विधान परिषद में आप सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं। उसके बाद में और आगे क्या किया जाता है, तो वायसराय को कुछ स्थितियों में अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी दे दिया जाता है। इसके अतिरिक्त फिर आता है 1892 का अधिनियम। 1892 का अधिनियम होता है। इस अधिनियम के तहत कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। वह परिवर्तन क्या किए जाते हैं उनके बारे में देखते हैं। तो उसमें केंद्रीय विधान परिषद, जो केंद्र में विधान परिषद होती है, केंद्र के विधान परिषद में 10 या अधिक से अधिक जो 16 नामजद सदस्यों का अधिकार दे दिया जाता है। अर्थात जो केंद्र में विधान परिषद चल रही होती उस केंद्र की विधान परिषद में कम से कम 10 सदस्य और अधिक से अधिक 16 सदस्य जो होते हैं वह नामजद सदस्यों को नियुक्ति दी जाती है
तथा 10 गैर सरकारी सदस्यों को भी रखना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त क्या किया जाता है, 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई, अर्थात कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। और जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उसके बाद में जो कांग्रेस के सदस्य लोग थे वह लोग इस विरोध को और तेज कर देते हैं, और जब तेज कर देते हैं तो कुछ अधिकार उनके विरोध को दबाने के लिए किए जाते हैं। वो क्या किए जाते हैं, तो केंद्रीय विधान परिषद में वार्षिक जो बजट पेश किया जाता है, जो वार्षिक बजट आपका केंद्र में पेश किया जाता है, उस वार्षिक बजट में भारतीयों को बहस करने का और प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया जाता है। अर्थात जब देखते हैं अंग्रेज़ लोग कि भारतीयों का विरोध बहुत बढ़ रहा है तो फिर उनके लिए एक प्रलोभन टाइप का नियम बना दिया जाता है। वह नियम यह बनाया जाता है कि अब जो केंद्रीय परिषद में वार्षिक बजट पेश किया जाएगा, इस वार्षिक बजट में जो भारतीय लोग हैं भारतीयों को उस बजट में बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार भी उनको दिया जाता है, परंतु इसमें मतदान करने का अधिकार उनको नहीं दिया गया था। अर्थात भारतीयों को मतदान करने का अधिकार नहीं दिया था, लेकिन प्रश्न पूछने या बजट में बहस करने का अधिकार दे दिया गया था। फिर उसके बाद में निर्वाचन पद्धति की शुरुआत होती है। जो निर्वाचन पद्धति की शुरुआत होती है वह 1892 के अधिनियम के तहत होती है, तथा इसी के तहत नगर पालिका, जिला बोर्ड और विश्वविद्यालय इन क्षेत्रों में चुनाव की पद्धति अपनाई जाती है, और सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष मत द्वारा होता है। और ऐसे जो सदस्य चुने जाते हैं, इन चुने हुए सदस्यों को मनोनीत सदस्य कहलाते हैं, अर्थात इन्हें मनोनीत सदस्य कहा जाता है। अब इसके अतिरिक्त 1919 में अधिनियम एक बनता है जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। ये मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। इस अधिनियम के तहत कहा जाता है कि जो मार्ले और मिंटो थे ये दोनों भाई भाई थे, और ये दोनों भाइयों ने ये तय किया था कि जो भारत में भारतीयों के द्वारा विरोध उत्पन्न हो रहा है उस विरोध को हम सुधार करेंगे। ये मार्ले और मिंटो अधिनियम के द्वारा कहा जाता है। जो मार्ले थे ये ब्रिटेन के सचिव होते हैं, और जो मिंटो इसमें होते हैं वह भारत के वायसराय होते हैं। तो मार्ले ब्रिटेन के सचिव होते हैं तथा जो मिंटो थे, मिंटो भारत के वायसराय होते हैं। अब ये किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं उनको आगे देखते हैं। तो ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1919 में आता है। इसमें केंद्रीय विधान परिषद, जो केंद्र में विधान परिषद था, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया जाता है। अर्थात जो केंद्र में सदस्यों की संख्या होती है उस संख्या को क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। कितना बढ़ाया जाता है, तो इसको बढ़ा करके कर दिया जाता है 60 सदस्य कर दिए जाते हैं। अर्थात केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 60 कर दी जाती है। और कहा जाता है कि उस आधे सरकारी तथा आधे गैर सरकारी थे। अब इसके अतिरिक्त और क्या करते हैं, तो सार्वजनिक विषयों पर भारतीयों को प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया जाता है। यहाँ पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जाता है, बहस करने का अधिकार दिया जाता है, लेकिन बजट पर दे दिया जाता है केवल। लेकिन जब मार्ले मिंटो सुधार आता है तो इसमें भारतीयों को संपूर्ण प्रश्न पूछने का अधिकार, बहस करने का अधिकार, जो सार्वजनिक विषय होते हैं उन सभी पर दे दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो निर्वाचन में मुसलमानों को आरक्षित सीटें कर दी जाती हैं। अर्थात ये जो 1909 अधिनियम आया, इस 1909 अधिनियम में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में निर्वाचन किया जाता है। तो निर्वाचन में मुसलमानों की जो सीटें होती हैं वह आरक्षित कर दी जाती हैं तथा मताधिकार इनका पृथक कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो इनके निर्वाचन क्षेत्र होते हैं वह मुसलमानों के निर्वाचन क्षेत्रों को भी पृथक कर दिया जाता है। यह क्यों किया जाता है, यह इसलिए किया जाता है क्योंकि जो आपके मिंटो थे, मिंटो का यह कहना था कि जो भारत की जनता है, भारत की जनता में इनका विभाजन कर दिया जाए, और जब विभाजन कर देंगे तो इन पे राज करना बहुत आसान हो जाएगा। तो किसने क्या कहा, तो देखते हैं। मिंटो ने कहा फूट डालो और राज करो। जो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते हैं वह मिंटो अपनाते हैं, और मिंटो मार्ले को एक पत्र लिखते हैं। पत्र में कहते हैं कि ये हम फूट डालो और राज करो की नीति बना रहे हैं और उसी के आधार पर कार्य करेंगे, और जब इनमें विभाजन हो जाएगा तो इन पर आसानी से राज किया जा सकता है।
फिर उसके बाद 1919 का अधिनियम आया। 1919 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू और जेम्स फोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसमें जो मॉन्टेग्यू थे ये ब्रिटेन के सचिव थे और जो जेम्स फोर्ड थे ये वायसराय थे भारत के। अब इसमें इस अधिनियम में क्या परिवर्तन किया जाता है तो उसमें देखते हैं। इसमें जो केंद्र में विधायिका होती है, अर्थात जहाँ पर कानून बनाया जाता है, तो केंद्र में जो विधायिका थी, विधायिका को द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू कर दी जाती है। अर्थात जहाँ कानून बनाया जाता है उस विधायिका को द्विसदनात्मक कर दिया जाता है, अर्थात उसके 2 सदन बना दिए जाते हैं। एक आपका उच्च सदन होता है, अर्थात जैसे जो वर्तमान में राज्यसभा है, तो इसी प्रकार एक उच्च सदन होता है जिसमें सदस्यों की संख्या 60 होती है, तथा दूसरा एक सदन था जैसे वर्तमान में लोकसभा है, उस समय इसे निम्न सदन के नाम से जाना जाता था। तो निम्न सदन अर्थात लोकसभा, तो निम्न सदन अर्थात लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या थी वह 145 है। अब इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू कर दी जाती है, अर्थात जो प्रांत थे जैसे वर्तमान में दिल्ली केंद्र है और जो अन्य राज्य हैं ये प्रांत हैं, तो इसी प्रकार से उस समय कुछ व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो जो प्रांत होते हैं प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू कर दी जाती है। द्वैध शासन व्यवस्था में क्या किया जाता है कि जो केंद्र था, केंद्र और प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर दिया जाता है, अर्थात केंद्र को अलग और प्रांत की व्यवस्था को अलग, यह किया जाता है द्वैध शासन व्यवस्था में। तथा साथ ही साथ जो प्रांत में चल रहे थे, जो प्रांत थे, प्रांतों में सुरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय यह अलग अलग कर दिए जाते हैं। सुरक्षित विषय के अंतर्गत आपके राजस्व, न्याय, वित्त और पुलिस आती है। इसे सुरक्षित या आरक्षित के नाम से जाना जाता है। सुरक्षित विषय या आरक्षित विषय, इसके अंतर्गत राजस्व, न्याय, वित्त और पुलिस रखा जाता है। और जो हस्तांतरित विषय होता है, हस्तांतरित विषय के अंतर्गत स्वशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य, इनको हस्तांतरित विषय के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अतिरिक्त 1919 के अधिनियम में भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दे दिया जाता है, अर्थात महालेखा परीक्षक जो वर्तमान में भी होता है, तो महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दे दिया जाता है भारत के सचिव को। तथा इसके अतिरिक्त जो प्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति यहीं से अपनाना शुरू करते हैं। जो चुनाव होता है, जो उस चुनाव में प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति अपनाई गई, यानी यहाँ से चुनाव होते हैं, चुनाव में प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति की शुरुआत कर दी जाती है। किससे? तो 1919 अधिनियम थे। तथा इसके अतिरिक्त जो केंद्रीय बजट है, केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया जाता है, अर्थात केंद्र का बजट अलग पेश किया जाएगा, राज्य का बजट अलग पेश किया जाता है। ये किया जाता है 1919 अधिनियम के तहत। इसके अतिरिक्त अब आगे जो अधिनियम है वह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें देखेंगे आप 1935 का अधिनियम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो अधिनियम है वह बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त जो अधिनियम है वह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद में जो मुख्य रूप से भारत का संविधान है वह शुरू करेंगे, और उसको शुरू करने से पहले उस पर एक बेसिक जितने भी प्रश्न बनते हैं उन बेसिक प्रश्नों पर एक पहले चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कितने भारत के भाग होते हैं, कितने अनुसूचियाँ होती हैं और कितने आपके कर्तव्य हैं, सभी को देखेंगे, ताकि आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन प्रतियोगी परीक्षाओं में एक भी प्रश्न आपसे न छूटे। इस प्रकार सभी प्रश्नों को एक कहानी रूप में संजोकर लाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आ रहा होगा। यदि आपको पसंद आए तो आप चैनल से लगातार जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबा लें। सभी को जय हिंद, नमस्कार।